हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मान लीजिए आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और जिस कास्ट से आप यहाँ बिलोंग करते हैं उस कॉलेज में उस कास्ट की सीट्स फुल हो जाती हैं। वो कॉलेज आपके एडमिशन को मना कर देता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आज का ये जो केस है वो कुछ ऐसे ही एरियाज को कवर करता है। हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराईराजन, 1951 की जजमेंट थी। देखिए, माना कि ये केस काफ़ी पुराना है, लेकिन ये केस उस टाइम की एक ऐसी लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट जजमेंट थी कि इस जजमेंट से आज के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये है श्रीमती चंपकम दोराईराजन। ये इस केस में है पेटिशनर। बेसिकली ये एक मेडिकल स्टूडेंट होती हैं जो कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई आगे कैरी ऑन करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना चाहती हैं। अगर मैं उस टाइम के मद्रास की बात करूं तो मद्रास में गिनती के 4 ही कॉलेज ऐसे होते थे उस टाइम पे जो मेडिकल की पढ़ाई ऑफर करते थे। इन 4 कॉलेज में सिर्फ गिनती की 330 सीट्स थी और ये 330 सीट्स भी रिजर्व सीट्स थी। मतलब जो कैंडिडेट्स यहाँ पे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते हैं उनके लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स को रिजर्व किया गया था। देखिए, एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जिस टाइम ये केस एग्जिस्टेंस में आया था उस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का रिजर्वेशन प्रोविजन कैरी नहीं करता था। मतलब उस टाइम तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब आप बोलेंगे कि इन 4 कॉलेज में तो रिजर्व सीट्स रखी गई थी, तो ये रिजर्वेशन कहाँ से आई। देखिए, ये रिजर्वेशन स्टेट ऑफ मद्रास में प्रोवाइड की गई थी बाय ए ऑर्डर। इस ऑर्डर का नाम था कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1927। बेसिकली ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर रिजर्वेशन देता था उन लोगों को जो कि आते थे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए। फिर यहाँ 1950 में आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1927 को चैलेंज नहीं किया जाता, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये एज इट इज चलता रहता है और रिजर्वेशन को भी एज इट इज चलाया जाता है। उस टाइम जब स्टेट ऑफ मद्रास में रिजर्वेशन थी सीट्स के ऊपर, तो सीट्स कुछ इस तरीके से अलॉट होती थी। देखिए, कुछ प्रोपोर्शन सीट्स का रखा गया था नॉन ब्राह्मण्स के लिए, फिर आते थे ब्राह्मण्स, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे जो बिलोंग करते थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स यहाँ रिजर्व रखी गई थी। 20% क्राइटेरिया, 20% जो सीट्स थी वो फिक्स थी वुमेन के लिए उस टाइम पे, और मुस्लिम्स के लिए भी यहाँ सीट्स का रिजर्वेशन था। तो यहाँ उन 4 कॉलेजेस में से जब चंपकम दोराईराजन एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाती हैं तो उनके एडमिशन को यहाँ डिनाइड कर दिया जाता है। उनके एडमिशन को यहाँ मना कर दिया जाता है कि नहीं जी, हम तो आपका एडमिशन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस कास्ट से यहाँ बिलोंग करती हैं उस कास्ट की सीट्स हमारे कॉलेज में भर चुकी हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस कास्ट से यहाँ चंपकम दोराईराजन बिलोंग करती थी वो कास्ट थी ब्राह्मण कास्ट। आप देख सकते हैं ये चीज़। जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं वो एडमिशन डिनाइड कर देती हैं चंपकम दोराईराजन का। वो ये कहती हैं कि आप ब्राह्मण कास्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, तो यहाँ पे जो ब्राह्मण लोगों की सीट्स थी वो इस कॉलेज में फुल हो चुकी हैं और यहाँ सिर्फ रिजर्व्ड क्लास के लोगों की सीट्स बची हुई हैं। और हम रिजर्व्ड क्लास की सीट्स आपको दे नहीं सकते क्योंकि आप रिजर्व्ड कास्ट से यहाँ पे बिलोंग नहीं करती, आप बिलोंग करती है एक ब्राह्मण कास्ट से। इसी डिनायल ऑफ एडमिशन के बाद यहाँ सारे इश्यूज की शुरुआत होती है। यहाँ जब कॉलेज अथॉरिटीज मना कर देती है चंपकम दोराईराजन के एडमिशन को, तो चंपकम दोराईराजन आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके अप्रोच करती हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट। चंपकम दोराईराजन यहाँ ये कहती हैं कि मैं यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे एडमिशन चाहिए होगा एक मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मुझे ये लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मेरे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। मतलब मेरे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का यहाँ हनन हुआ है, क्योंकि जो कॉलेज अथॉरिटीज है उन्होंने मेरे एडमिशन को डिनाई कर दिया है, मेरे एडमिशन को मना कर दिया है। देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पे। मतलब इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे जो भी भेदभाव होता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, उस चीज को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर यहाँ मैं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की तरफ जाऊं, तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि चलाया जा रहा है स्टेट के द्वारा, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे जो कि है रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे किसी भी सिटीजन को
मना नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहाँ जब ये केस हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के पास जाता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास कंसीडर करते हैं चंपकम दोराईराजन के फंडामेंटल राइट्स, और मद्रास हाई कोर्ट ये कहते हैं कि हाँ सही में चंपकम दोराईराजन के राइट्स का यहाँ वायलेशन हुआ है, राइट्स का यहाँ इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, जो कि यहाँ थे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2। सो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास से ये कहते हैं कि आपका जो ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है 1927 का, जो ये ऑर्डर है जो कि रिजर्वेशन देता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यही ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल था रिजर्वेशन के लिए। तो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास से ये कहते हैं कि आप अपने इस ऑर्डर को हटा दीजिए और प्रॉपर एडमिशंस की जो प्रक्रिया है, प्रॉपर एडमिशंस का जो प्रोसीजर है उसे सामने लेके आई है, जिससे यहाँ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लेकिन यहाँ जो स्टेट ऑफ मद्रास है वो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के इस जजमेंट को चैलेंज कर देते हैं इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सो जब मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया जाता है स्टेट ऑफ मद्रास के द्वारा इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, सो सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्टेट ऑफ मद्रास से कुछ चीज़ें पूछते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ मद्रास से ये कहते हैं कि आप एक ऐसा कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर लाते ही क्यों है जो रिजर्वेशन देता है, जो कहीं ना कहीं एंश्योर करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो यहाँ जो स्टेट ऑफ मद्रास है वो अपने डिफेंस में कुछ स्टेटमेंट्स कहते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास ये कहते हैं कि हम किसी भी तरीके का यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये चीज़ कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं भले ही वो एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन स्टेट की ये ड्यूटी बनती है अगर वो कल को कोई भी ऐसा लॉ लाता है जो कि होता है सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या कोई भी ऐसा लॉ स्टेट यहाँ लाता है जो कि होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो इन सिचुएशन में स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें कंसीडर करते ही ऐसा लॉ लाना पड़ेगा जो कि सोसाइटी को एक तरह से सोशियो या इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड करे। तो यहाँ स्टेट ऑफ मद्रास सिंपली ये चीज़ कहते हैं कि सिर्फ हम आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल 46 में कुछ ऐसे लॉज बनाएंगे जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होगा, जिनमें से रिजर्वेशन एक ऐसा लॉ था। देखिए अब आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं। आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये कहता है कि जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा स्टेट। स्टेट की ये ड्यूटी है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को, जो कि हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के या कोई भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करे स्टेट। और यहाँ स्टेट की ये भी ड्यूटी बनती है कि किसी भी तरीके के सोशल इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या किसी भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब यहाँ सिंपली ये है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक तरह का अपलिफ्टमेंट करे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। तो स्टेट तो यहाँ पे यही चीज कर रहा था। आर्टिकल 46 के अंदर वो कुछ ऐसे लॉज यहाँ लेके आया था जिसकी हेल्प से यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो पाए, जो कि रिजर्वेशन था। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन एक तरह का हेल्पफुल टूल हो सकता है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से। अगर हम उन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ये रिजर्वेशन का टूल देते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिससे उन लोगों का एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बूस्ट हो सकता है, अपलिफ्ट हो सकता है। देखिए कई सिचुएशंस में ये जो रिजर्वेशन का टूल है ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ सोच के बैठे हैं कि विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी प्रमोशन, जो हमारी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जिसमें आते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको हम प्रमोट किए बिना ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने आप बाहर निकल के सामने आएंगी और अपने आप को खुद अपलिफ्ट कर पाएंगी। देखिए ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं स्टेट कुछ ऐसे लॉज लाता है जो कि हेल्पफुल होते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और इस केस में उस लॉ का नाम था रिजर्वेशन। सो स्टेट ऑफ मद्रास अपनी स्टेटमेंट्स एक्सटेंड करते हुए ये चीज कहते हैं कि यहाँ पे किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, कि चंपकम दोराईराजन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का यहाँ वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट के पास यहाँ पावर है अंडर आर्टिकल 46 की वो कुछ ऐसे प्रोविजंस ला पाए जिससे वो प्रमोट करेगा एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के। तो इसमें स्टेट क्या करेगा जब इस चीज को लेके, इन लॉस को लेके किसी के आर्टिकल 15 का इंफ्रिंजमेंट होगा। सो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इस केस में मेंशन करते हैं जो आप लोगों के लिए जानना काफी जरूरी हो जाता है। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है वो है एक तरह का फंडामेंटल राइट्स जो कि मिलता है सिटीजन्स को। सेकंड चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ मेंशन करते हैं कि आर्टिकल 46 ओवरटेक नहीं कर सकता आर्टिकल 15 को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो आर्टिकल 46 है वो आता है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और आर्टिकल 15 आता है अंडर द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे थे कि आप आर्टिकल 46 के अंदर लॉज तो बना रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के आर्टिकल 15 का यहाँ इंफ्रिंजमेंट कर देंगे। सो थर्ड चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस कंटेक्स्ट में मेंशन करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो डीपीएसपी से सुपीरियर है, वो डीपीएसपी से सुप्रीम है। सबसे पहले यहाँ फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उनके बाद बारी आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। जैसा कि मैंने आपको सेकंड गाइडलाइन में बताया ही था कि आर्टिकल 46 जो कि आता है अंडर द स्कोप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो ओवरटेक नहीं कर सकता आर्टिकल 15 को। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 15 को सुपीरियर बताते हैं आर्टिकल 46 से। वही चीज यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड गाइडलाइन में कंफर्म कर दी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम है ओवर डीपीएसपी। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा कास्ट के बेसिस पे। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का इंफ्रिंजमेंट। तो यहाँ तो चंपकम दुराईराजन का एडमिशन डिनाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो कहीं ना कहीं ये चंपकम दुराईराजन के आर्टिकल 15 का वायलेशन है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 का था जो कि पास किया गया था बाय द स्टेट ऑफ मैड्रास, उससे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी कैरी करता है और जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दुराईराजन के फेवर में यह जजमेंट दिया और जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर चला आ रहा था जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था स्टेट ऑफ मद्रास को, उसे भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। सो रिजर्वेशन तो यहाँ रही नहीं, लेकिन अभी भी एक बिग पोर्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा था जिसे अपलिफ्टमेंट की जरूरत थी। तो हमारा इंडियन पार्लियामेंट इस चीज़ को अच्छे से जानता था कि अगर बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना है तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लॉ लाना पड़ेगा इस रिगार्ड में। सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 जिसने इंसर्ट किया रिजर्वेशन को इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 का था इसने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 सिंपली ये कहता है कि आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट को रोकेगा कुछ ऐसे लॉ बनाने के लिए जिस लॉ से यहाँ स्टेट अपलिफ्ट कर पाए बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि हो सकती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। कहने का मतलब ये है कि अब जो स्टेट है वो कोई भी ऐसे लॉज ला सकती है जो कि एक तरह से प्रमोट करेंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और जिन लॉज से हो पाएगा इन वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।